हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रहलाद यादव और टारगेट विद प्रहलाद चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आज मैं यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट या लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट का प्रयोग करते हुए केवल आंसर पकड़ना आपको सिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, एलसीएम और एचसीएफ में यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का प्रयोग करके आंसर पकड़ा जाता है। जो क्वेश्चन यहाँ पर 3 या 2 मिनट में लगने वाले हैं उनको 2 या 3 सेकंड में लगाना मैं सिखाऊंगा। चलिए, इस में अगर हम यूनिट डिजिट कॉन्सेप्ट का प्रयोग करें तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको पूरा बताऊंगा, है ना। केवल आप धैर्य बनाकर बने रहिए। देखिए, यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का मासा 96 है और लघुत्तम समापवर्तक 1296 है। यदि उनमें से एक संख्या 864 है तो दूसरी संख्या बताइए। दोस्तों, आप लोगों ने 10वीं क्लास में इसको पढ़ा होगा कि पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है किसके? एलसीएम और गुणे एचसीएफ के। इतना पढ़ा होगा। तो जब पहली और दूसरी दोनों संख्याओं का गुणनफल जितना होगा उतना ही एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल भी होगा। तो इसमें जो यूनिट डिजिट हो गया, यानी इकाई अंक जितना इसमें होगा इकाई अंक उतना ही इसमें होगा। दोनों में ही इकाई अंक सेम होंगे। तो देखिए, मासा कितना है? 96। लासा कितना है? 1296। तो मासा लासा का गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा? 6 गुणे 6, 6 छक्के 36, 36 के 6। तो कहने का मतलब है कि मासा लासा में इकाई का अंक आया टोटल गुणा करने पर 36, इकाई का अंक कितना आया? 6 आया। अब देखिए, पहली संख्या दूसरी संख्या दोनों के गुणनफल में भी इकाई का अंक कितना आना चाहिए? 6 आना चाहिए। तो एक संख्या अगर 864 दी गई है तो दूसरी संख्या कौन सी होगी कि उसमें इकाई का अंक क्या आ जाए? 6 आ जाए। तो देखिए, 8 है, ये 4 है, 4 का 2 से गुणा कर दें, 4 दूना 8, इकाई का अंक 8 आ जाएगा। क्या ये सही हो पाएगा? नहीं, आपका इकाई का अंक 6 आना चाहिए। अब 4 पच्चे 20, इकाई का अंक 0 हो गया। 20 में इकाई के अंक पर 0 रहता है। क्या ये सही हो पाएगा? नहीं, इकाई के अंक पर तो 6 आना चाहिए ना। और यहाँ 4 शून्य 0, इकाई का अंक यहाँ भी 0 हो जाएगा। तो क्या इसमें इकाई का अंक 0 हो जाएगा? तो ये सही होगा? नहीं होगा। 4 चौक के 16, इकाई के अंक पर 6 आ गया। अतः यहाँ पर इकाई के अंक पर 6 कहाँ आ रहा है? 144 में। तो 144 सही होगा। दोस्तों, आपको समझाने के लिए मैंने इतना बड़ा प्रोसेस को अपनाया, लेकिन आ जाए तो आप बहुत ही कम समय में 2-3 सेकंड मैंने कहा, तो बस उतना ही समय लगने वाला है। उतने समय में आप अपने क्वेश्चन के आंसर को पकड़ लोगे और आपको क्वेश्चन के जो 4 आंसर दिए गए हैं आज उन्हीं आंसरों को पकड़ना सिखाएंगे। आपको बने रहना, कहीं नहीं जाना है। और भी अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन हैं, है ना। ये मत समझिए कि यहाँ पर इसी टाइप के सारे क्वेश्चन होंगे, ऐसा नहीं है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको भी देखते हैं। चलिए, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पर कहा है दो संख्याओं का मासा 23 और उनके लासा के अन्य दो गुणनखंड 13 और 14 हैं। दोस्तों, मासा 23 है और मासा निकल जाने के बाद अन्य जो 2 गुणनखंड है, जिनको मैंने पिछले वीडियो में अनुपात के रूप में बताया था, वो अन्य 2 गुणनखंड 13 और 14 हैं। उनमें से बड़ी संख्या क्या होगी? अब देखिए, मासा का हम बड़े वाले गुणनखंड से गुणा कर दें तो बड़ी संख्या वही प्राप्त होगी। अब 23 में इकाई का अंक 3 और 14 में इकाई का अंक 4, तो 3 और 4 का गुणा करेंगे, 3 चौक के 12, 12 में इकाई का अंक 2 होगा। अब इकाई का अंक 2 किस में है? इसमें है। इसमें इकाई के अंक पर 2 है, इसलिए ये वाला आपका सही होगा। चलिए, अब हम अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिए, हमारा तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। कह रहा है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक 2079 है और उनका महत्तम समापवर्तक 27 है। तदनुसार यदि उनमें से एक संख्या 189 हो तो दूसरी संख्या कितनी है? ये हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पर लघुत्तम समापवर्तक में इकाई कितना है? 9 है। महत्तम समापवर्तक में इकाई कितना है? 7 है। दोनों का गुणा करें, 9 7 63, यानी इकाई के अंक पर कितना हो जाएगा?
3 हो जाएगा, इकाई के अंक पर 3 हो जाएगा। अब हमको ढूंढना है पहली संख्या और दूसरी संख्या जो ऑप्शन के रूप में दी गई है उनके इकाई के अंकों का गुणनफल कहाँ 3 हो रहा है। तो एक संख्या 9 है, अब यहाँ पर 9 चौक 36, 36 में इकाई का अंक 6 होगा, ये नहीं सही हो पाएगा। और 9 9 81 इकाई के अंक पर 1 रहेगा, ये भी नहीं सही हो पाएगा। 9 6 54, 54 में इकाई के अंक पर 4, ये भी नहीं सही होगा। 9 7 63, 63 में इकाई के अंक पर 3, ये आपका करेक्ट होगा क्योंकि आपको इकाई के अंक पर 3 लाना था। चलिए अब हम अपने चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन हमारे सामने है। कह रखा है दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 13 और लघुत्तम समापवर्तक 455 है यदि उनमें से एक संख्या 75 व 125 के बीच में स्थित है। दोस्तों जो दोनों संख्याएं हैं उन दोनों संख्याओं में से कोई एक संख्या 75 और 125 के बीच में स्थित है तो वह ज्ञात कीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसको लगाने का सबसे आसान तरीका क्या है ना कि आप लोगों को देखिए, मैं इसके पहले 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उन दोनों वीडियो में मैंने बाकायदा बहुत अच्छे से LCM HCF के बारे में बताया है। यहाँ पर थोड़ा सा उस कॉन्सेप्ट को मैं यूज करना चाहता हूँ। देखिए लघुत्तम समापवर्तक में हम महत्तम समापवर्तक से भाग दे दें तो क्या मिलेगा, अनुपातों का गुणनफल मिलेगा। अब यहाँ पर यानी 13 से हम 455 में भाग दे देंगे तो कितना बनेगा, 13 से इसको डिवाइड करेंगे, 13 39 और 6 बच गया 65, 13 25 65, 35 हो गया। अब 35 हो गया तो ये अनुपातों का गुणनखंड है, गुणनफल है अनुपातों का। अब 1 गुणे 35 ये हो सकता है, अनुपात है ना, तो 1 गुणे 35 हो सकता है, या फिर 5 गुणे 7 हो सकता है, 5 7 35। देखिए 1 गुणे 35 तब भी 35 हो जाएगा, 7 गुणे 5 तब भी 35 हो जाएगा। अब जब ये अनुपात है तो अनुपात में हमेशा किससे भाग दिया गुणा किया जाता है। अनुपात में सदैव गुणा किया जाता है मासा से। अतः मासा से जब गुणा करेंगे तो 13 25 65 और 13 7 91। तो ये 65 तो हमारा 175 और 125 के बीच में नहीं आएगा, लेकिन 91 75 और 125 के बीच में आएगा। तो 91 आपका करेक्ट आंसर होगा, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए अब हम अपने 5वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारा 5वां क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। इसमें कहा है दो द्विअंकीय संख्याओं का मासापा व लासापा क्रम से 16 और 480 है। तो वे संख्याएं क्या हैं, यानी द्विठु संख्याएं हैं और दोनों ही संख्याएं द्विअंकीय हैं, यानी 2-2 अंक की हैं। उन दोनों संख्याओं का जो द्विअंकी है उनका मासापा और लासापा क्रम से 16 और 480 है। तो वे संख्याएं क्या हैं। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस क्वेश्चन को लगाने में अधिकतर विद्यार्थी क्या करेंगे, 3 से 4 मिनट का समय लेंगे। लेकिन 3 से 4 मिनट का समय ले करके आप क्या करोगे, जब एग्जाम में इतना समय लोगे तब तो आप पहले ही फेल हो जाओगे। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को यानी लंबे वाले प्रोसेस को हमको नहीं अपनाना है, इसको हम शॉर्ट प्रोसेस बता रहे हैं कैसे निकालेंगे। अब देखिए ये हमारा क्या है, लघुत्तम समापवर्तक, लघुत्तम है, और ये क्या है, महत्तम है। लघुत्तम में महत्तम से भाग दे दिया, यानी 480 में हमने 16 से भाग दे दिया, तो बचेगा क्या, लघुत्तम में महत्तम से भाग दे देने पर अनुपातों का गुणनफल बचता है, यानी अनुपात गुणनफल बचता है, अनुपात गुणनफल। अब यहाँ से 16 तियाँ 48 यानी 30 हो जाएगा। अनुपातों का गुणनफल कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब जब 30 रहेगा तो वो अनुपात क्या हो सकता है, 1:30 रहेगा, तब 30 एकम 30 हो जाएगा। या फिर 2:15 हो सकता है, 15 दूना 30 हो जाएगा। या फिर 5:6 हो सकता है, 5 6 30 हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हमको ये भी सुनिश्चित करना है कि वो दोनों संख्याएं जो हैं वो द्विअंकीय हैं। जब द्विअंकीय हैं तो देखिए 16 से अगर हम इसमें 30 में गुणा करेंगे तब तो 3 अंक आ जाएगा, है ना। 16 से हम 30 में गुणा करेंगे तो 3 अंक हो जाएगा। तो हमको द्विअंकी ढूंढना है, तो यहाँ से कहाँ आ पाएगा, नहीं आ पाएगा, यहाँ भी नहीं आ पाएगा, यहाँ पर आएगा। अब हम 16 से यहाँ पर गुणा करें, 16 25 80 और 16 छक्का 96, यानी जिस ऑप्शन में 80 और 96 होगा वही हमारा सही होगा। इनमें देख लीजिए कहाँ 80 और 96 है, ये आपके डी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, अतः हमारा डी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों ये आ जाएगा तो बहुत ही कम समय में आप अपने आंसर को पकड़ सकोगे। यहाँ पर क्वेश्चन के आंसर को पकड़ना हम लोग सीख रहे हैं और बहुत अच्छे ढंग से सीखेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।
चलिए हम अब अपने छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन है। इस छठवें क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 4107 है। यदि संख्याओं का मासापा 37 है तो लासापा ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करना है ना, आपको ऑप्शन है और इन ऑप्शन से ही चुनना है। तो दो ठू संख्याएं हैं, उन दोनों संख्याओं को गुणा करके आपको बता दिया है, यानी दोनों संख्याओं को गुणा करके इकाई का अंक बता दे रहा है। कितना है? 7 है। जब गुणा करने पर इकाई का अंक 7 हो चुका है दोनों संख्याओं का, तो अब देखिए मासापा हमारा 37 दिया है, लासापा से गुणा करेंगे और इकाई पर क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो देखिए 7 आना चाहिए, तो 7 से 5 में गुणा कर देंगे, 7 पंजे 35। इकाई पर 7 नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर इकाई पर दोनों संख्याओं का गुणा करके इकाई पर 7 आ चुका है ना, इसलिए अब लासापा जो हमको ज्ञात करना है ऑप्शन के रूप में है उनका, और मासापा 37 का गुणा करके इकाई पर 7 लाना है। तो 7 पंजे 35 नहीं हो पाएगा, 7 इकन्नम 7 यहाँ हो जाएगा, यानी होने का चांस बन रहा है, और 7 सते 49 इकाई के अंक पर 9 आ रहा है तो नहीं हो सकता, और ये 7 इकन्नम 7 यहाँ पर हो सकता है। यानी यहाँ ये दोनों तो कतई नहीं हो सकते, ये और ये कतई नहीं हो सकता, इसमें और इसमें से होने का चांस है, क्योंकि इन दोनों में ही 7 इकाई के अंक पर आ रहा है। अब देखिए कैसे लगाएंगे। अब क्या है ना कि हमारा जो महत्तम समापवर्तक 37 है, तो महत्तम समापवर्तक जो होता है वो दोस्तों संख्याओं को काट देता है। अतः 37 देखेंगे कि 111 को काट रहा है या फिर 101 को काट रहा है। अगर हम 37 का टेबल पढ़ें तो 37 में से पहले 30 का फिर 7 का टेबल पढ़ लीजिए। 30 का 3 बार में 90 हो जाएगा, और 7 का 3 बार 7 त्रिक 21 हो जाएगा। 90 21 जोड़ लो, कितना होगा? 90 21 जोड़ लिया, कितना हुआ? 90 21 जोड़ लोगे तो 111 हो जाएगा, और 111 हो जाएगा तो आपका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही इसको लगाएंगे। चलिए अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये हमारा 7वां क्वेश्चन है। 7वें क्वेश्चन में दे रखा है दो दी गई संख्याओं का लासापा उन संख्याओं के मासापा से 6 गुना है। यदि दोनों में छोटी संख्या 6 हो तो दूसरी संख्या क्या है? अब दोस्तों इस तरह का जो क्वेश्चन होता है जिसमें आपका लासापा मासापा से 6 गुना है, यानी गुना करके दिया जाता है, यानी लासा को मासा का गुना बताया जाता है, और एक संख्या उसमें से कोई दी गई हो, तो ऐसे में हम जो उत्तर प्राप्त करते हैं कैसे प्राप्त करते हैं? यानी हम जब भी गुना देखेंगे लासापा और मासापा में, जब गुना वाला संबंध हम देखेंगे तो जो ऑप्शन में वह संख्या हमारा उत्तर बन जाएगी जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाएगा। 15, 18, 9 और 12, इसमें आपका 9 का सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाएगा, इसलिए आपका उत्तर क्या होगा? 9 होगा। मैंने जो कहा वो आप समझ गए हैं ना? देखिए एक बार पुनः सुन लीजिए। जब हम ये गुना वाला शब्द देखेंगे, लासापा और मासापा के संदर्भ में संबंध बताते हुए जब गुना वाला शब्द देखेंगे तो हम क्या करेंगे? जो संख्या, जिस संख्या का सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाएगा वही संख्या हमारा क्या बनेगी? उत्तर बनेगी। आइए चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर कहा है लासापा उन संख्याओं के मासापा से 6 गुना है, यानी लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक से 6 गुना है। तो मान लिया मासा कितना है? महत्तम समापवर्तक 6 है, और लघुत्तम समापवर्तक तब कितना होगा? 6 गुना होगा। सॉरी, यहाँ पर मासापा मान लेते हैं x है, तो लघुत्तम समापवर्तक 6x हो जाएगा, है ना। अब लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक दोनों का गुणनफल क्या बनता है? दोनों का गुणनफल संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, यानी छोटी संख्या अगर 6 दी गई है तो बड़ी संख्या कितनी है? बड़ी संख्या तो मालूम ही नहीं है, वही तो हमको ज्ञात करना है, बड़ी संख्या या दूसरी संख्या, है ना। अब यहाँ पर इन दोनों का गुणा कर ले तो कितना हो जाएगा? 6x² हो जाएगा, बराबर 6 गुणे बड़ी संख्या या दूसरी संख्या। अब ये 6 से कैंसिल हो जाएगा, तो x² बराबर बड़ी संख्या, है ना। अब x² बराबर बड़ी संख्या, जब x² बराबर बड़ी संख्या कहा है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर बड़ी संख्या कुछ ऐसी होगी जिसका वर्गमूल निकल जाए, क्योंकि यहाँ से वर्ग हटाएंगे तो ये वर्गमूल के निशान में आएगा ना। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कुछ ऐसी होगी जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकल जाए, तो यहाँ पर ही ये एक ऐसी संख्या दिख रही है जिसका सीधा सीधा वर्गमूल निकाला जा सकता है। इसलिए मैंने कहा कि ये वाला आपका क्या होगा? उत्तर होगा। यही नहीं, इस तरह से जो भी क्वेश्चन मिलते हैं सब में। अब चलते हैं हम अपने 8वें क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं अपना 8वां क्वेश्चन क्या है।
ये देखिए 8वां क्वेश्चन हमारा आ चुका है। 8वें क्वेश्चन में कहा है दो संख्याओं का गुणनफल 1280 है तथा उनका मासा 8 है, लघुत्तम समापवर्तक कितना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर क्या है ना, दो ठो संख्याएं हैं, उन दोनों का गुणनफल 1280 है, यानी इकाई का अंक। देखिए जब इकाई का अंक आपको शून्य मिले तो उस शून्य को आप भूल जाइए। जब इकाई का अंक शून्य मिले तो उसको भूल जाइए। ऑप्शन में से भी शून्य को आप भूल जाइए, आप शून्य ऑप्शन में से भी भूल जाइए। अब देखिए इसमें शून्य को भूल गए तो 8 है, यानी गुणनफल कितना है, दोनों संख्याओं का गुणनफल 8 है। अब मासा और लासा का गुणनफल जितना होगा उसके भी इकाई पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। उसके भी इकाई के अंक पर कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर दोनों संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक हम शून्य को भूल गए तो 8 है, मासा 8 है, तो मासा और लासा का गुणा कर दें तो इकाई पर 8 आना चाहिए। तो अब देखिए 8 और 6, 8 6 का 48, 48 में 8 आएगा, यही आपका उत्तर होगा। अगर यहाँ पर हम देखें 8 चौक 32, 32 में इकाई पर 2 हो जाएगा, 8 दूना 16 इकाई पर 6 हो जाएगा, तो नहीं होगा, यहाँ भी नहीं होगा। और 8 पंजे 40 इकाई पर 0 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। यानी इकाई पर हमको 8 होना चाहिए, तो यहीं पर हो रहा है, यानी 160 वाला जो होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसी तरह का एक क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6वां था। क्वेश्चन नंबर 6वें को भी इस तरह से लगाया जा सकता था, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस बता दिया है। चलिए एक नज़र में देख लेते हैं 6वें क्वेश्चन को, जिसको हम इसी तरह से लगाएंगे। चलिए देख लेते हैं। ये देखिए हमारा 6वां क्वेश्चन आ चुका है। 6वें क्वेश्चन में कहा था, इस क्वेश्चन को हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ और जो बताया गया था वो भी शॉर्ट प्रोसेस है, लेकिन उससे भी शॉर्ट प्रोसेस ये है, अभी मुझको ध्यान आया तो मैंने सोचा कि इसको भी बता देते हैं। चलिए देख लेते हैं। कह रहा है दो द्विअंकीय संख्याओं का मासापा व लासापा 16 व 480 है, तो संख्याएँ बताइए। देखिए भैया ये आपका मासापा और लासापा दोनों बता रहा है क्रमशः 16 और 480 है। जब जीरो मिले ना इकाई के अंक पर तो उस जीरो को आप भूल जाइए। जब यहाँ क्वेश्चन में भूल जाएंगे तो आंसर में ऑप्शन वाला जो ऑप्शन है वहाँ भी भूल जाइए। इसको भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए, यहाँ पर इसको भी भूल जाइए, इसको भी भूल जाइए। अब निकालिए। देखिए लासापा मासापा लासापा का गुणनफल कितना हो रहा है, 6 8 48, यानी इकाई पर कितना आएगा, 8 आएगा। जब इकाई पर 8 आएगा तो यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है जिनका हम गुणा करेंगे तो इकाई पर 8 आएगा। देखिए इसको तो भूल चुके हैं, तो बचा है 4 4 8 32, इकाई पर 2 आएगा, नहीं ना। यहाँ पर हमको 6 8 48, इकाई पर हमको कितना लाना है, देखना है, 8 देखना है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं 6 दूना 12, इकाई पर 2, तो ये भी नहीं होगा। अब ये 4 8 32, इकाई पर यहाँ भी 2 हो रहा है, ये भी नहीं होगा। 8 6 48, इकाई पर कितना हो रहा है, 8 हो रहा है, और यही हमको चाहिए। तो ये क्या था, 80 96, 80 96, ये वाला ऑप्शन आपका डी वाला ऑप्शन जो आपका 80 96 है, यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक, और LCM HCF हम पढ़ा रहे हैं, और इसमें जितना भी टाइप है सारे के सारे टाइप हम कवर करेंगे, और बहुत ही आसान ढंग से उसको लगाने के लिए आपको मैं सिखाऊंगा। दोस्तों अगर आप लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। अगले दिन आपसे एक नए वीडियो के साथ पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।